नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का भाग 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। लास्ट क्लास में जो हमने चर्चा करी थी वो चर्चा ये करी थी कि किस प्रकार से तोकुगावा इयासु ने तोकुगावा वंश की नींव रखी थी और इसके साथ साथ उस समय की अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या क्या थी। तो ये सब चीज़ें लास्ट लेक्चर में अपलोड कर दी गई हैं, तो उस लेक्चर को आप जरूर सुनो। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम ये जानेंगे कि तोकुगावा टाइम पीरियड पर जापान की संस्कृति कैसी थी। इतना ही नहीं, जापान में वो कौन कौन से नए बौद्धिक आंदोलन थे जिसकी वजह से तोकुगावा काल का पतन हो गया। क्या तोकुगावा साम्राज्य के विदेशी क्षेत्रों से संबंध थे, अगर थे तो वो कैसे थे। इन सब की चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं, तो लेक्चर को पूरा सुनिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले ये जानते हैं कि तोकुगावा टाइम पीरियड पे जापान का कल्चर कैसा था, जापान की संस्कृति कैसी थी। तो देखो, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति को हमेशा दो भागों में बांटा जाता है। एक संस्कृति होती है उच्च वर्ग की संस्कृति और एक संस्कृति होती है निम्न वर्ग की संस्कृति। यानी कि किसी भी देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक होती है साधारण जनता और एक होती है प्रशासनिक जनता। जो उच्च वर्ग की जो जनता होती है, जो प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन लोगों का कल्चर अलग होता है। इन कल्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें खाने पीने के तरीके क्या हैं हमारे, हम कैसी भाषा बोल रहे हैं, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, हम किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ना हमारी संस्कृति का हिस्सा होती हैं। तो हर देश में दो प्रकार का वर्ग होता है, एक उच्च वर्ग और एक साधारण वर्ग। साधारण वर्ग होता है ये अलग तौर तरीके से ज़िंदगी जीता है, और जो उच्च वर्ग है वो अलग तौर तरीके से ज़िंदगी जीता है। बिल्कुल सेम कंडीशन जापान की भी थी। जापान में जो उच्च वर्ग की संस्कृति थी उस संस्कृति को हम दरबारी संस्कृति के नाम से जानते हैं, या अभिजात्य वर्ग की संस्कृति के नाम से जानते हैं, या फिर कुलीन वर्ग की संस्कृति से जानते हैं, जो कि पूरी तरीके से चीन से प्रेरित थी। जैसा कि हमने पढ़ रखा है, चीन की जो भाषा थी वही भाषा जापान के उच्च वर्ग की भाषा थी, कुलीन वर्ग की भाषा थी। जैसे जापान में समारोह होते थे उसी प्रकार से चीन में भी समारोह हुआ करते थे। जैसे कि चित्रकलाएं और इसके साथ ही साथ चाय समारोह होते थे, तो यहाँ पर भी उच्च वर्ग की जो जिंदगी थी उसमें भी बड़े पैमाने पर चित्रकला का योगदान था और चाय समारोह होते थे जिसमें नियमित बैठकें होती थी। इसके साथ साथ जब हम जापान के क्लासिकल काव्यों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रीय काव्यों का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी कविताओं और नाटकों का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि उच्च वर्ग के लोग कवि सम्मेलन भी करवाते रहे होंगे और समय समय पर नाटकों का आयोजन भी करवाते रहे होंगे। ये जो सारी संस्कृति है ये उच्च संस्कृति है, ये कुलीन संस्कृति है, और ये उस समाज का जो उच्च वर्ग है उसमें बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय संस्कृति है। इसके साथ साथ जब आप साधारण वर्ग की संस्कृति की बात करोगे तो इसे जोकू संस्कृति के नाम से जाना जाएगा, या फिर इसे इयाशी नाम भी दिया जाएगा। जोकू या फिर इयाशी, ये कौन सी संस्कृति है, सामान्य जन की संस्कृति है। और इसे चलायमान दुनिया का नाम भी दिया जाता है। चलायमान दुनिया में पता क्या होगा, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हमारे तवायफ हैं, वैसे ही ना जापान में क्या होंगी, उन्हें गीसा कहा जाएगा। तो जब आप सामान्य जन की संस्कृति का अध्ययन करोगे तो ये चलायमान दुनिया होगी, और इसमें सबसे ज़्यादा उस समय लोकप्रिय होंगी वो होंगी गीसाएं, ये या फिर इन्हें गणिकाएं भी कहा जाएगा। ये लोगों का मनोरंजन करेंगी और बड़े पैमाने पर इन्हें साहित्य और संगीत कलाओं में ट्रेंड किया जाता था। ये धनी लोगों का मनोरंजन करती थी और इन्हें लाइसेंस भी प्राप्त था। इसके अलावा इन लोगों को तलवारों और हथियारों को रखने की अनुमति नहीं थी। सामाजिक महत्व इनका नहीं था, केवल पैसा मायने रखता था इन लोगों के लिए। जैसे कि इहारा साइकाकू, जो कि बड़े पैमाने पर बहुत ही अच्छे ढंग से गणिकाओं की दुनिया का चित्रण करते हैं। वो कहते हैं कि पुरुषों के आनंद के लिए वो अपना भाग्य लुटा देती हैं। बड़े पैमाने पर चलायमान जो दुनिया है इसमें गणिकाओं का वर्णन किया जा रहा है, और ये बहुत सारी किताबों में इनका वर्णन किया गया है, बहुत सारी इसके साथ साथ कविताओं में इनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा थिएटर में भी इन्हें दिखाया गया है, हास्य कविताओं में भी दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है जो साधारण जन था उसमें किस प्रकार से चलायमान दुनिया की जो संस्कृति थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। और ये संस्कृति तवायफों की संस्कृति कहलाती है, वैश्याओं की संस्कृति कहलाती है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो वैश्याएं थी उनके लिए गीसा या फिर गणिका शब्द का यूज़ किया जाता था। इसके अलावा जब आप शहरीकरण की संस्कृति देखोगे तो यहाँ पर जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि होती जाएगी, जैसे जैसे एजुकेशन में वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे पढ़ाई लिखाई वाली जनता का भी निर्माण हो जाएगा, और बड़े पैमाने पर छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना भी होगी। इसके अलावा जब आप जापान में छपाई की बात करोगे तो जापान में छपाई का सबसे पुराना इतिहास है। यहाँ पर 764 में ही छाप पहली मुद्रित जो है मशीनें लग चुकी थी, और मुद्रण का जो है शुरुआत हो चुकी थी। प्रिंट संस्कृति जो है पश्चिमी देशों की तरह यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जटिल थी, और यहाँ की संस्कृति में भी बहुत सारी विविधताएं थीं।
तो यहाँ पे जो समाज में है वो एजुकेशन बहुत जल्दी शुरू हो चुकी थी। हर साल लगभग 3000 किताबें प्रकाशित नए शीर्षकों से होती थीं। इसके अलावा चीनी ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में बड़े पैमाने पर पुनर्मुद्रण के बारे में नहीं पता, यानी कि जो चीज़ एक बार बन जाती थी उसे दोबारा नहीं छापा जाता था। लेकिन जापान की बात करोगे तो बहुत सारे शास्त्रीय ग्रंथ, बहुत सारे कन्फ्यूशसवादी ग्रंथों का समय समय पर क्या हुआ है, मुद्रण और पुनर्मुद्रण हुआ है। इसके अलावा जब जापानी इतिहास का अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे नाटक, बहुत सारे काव्य, बहुत सारे कथा साहित्य और बहुत सारी पढ़ने लिखने वाली वर्णमालाएं जो थी, अल्फ़ाबेट जो थे, इनका बड़े पैमाने पर क्या हुआ है, समय समय पर प्रकाशन हुआ है। इसके अलावा जो रंगमंच था ये सभी वर्गों में लोकप्रिय था। अब तक हमने देखा है कि जापान में कितने प्रकार की संस्कृतियाँ थी, दो, एक उच्च वर्ग की संस्कृति थी और एक साधारण वर्ग की। साधारण वर्ग की संस्कृति में चलायमान जो दुनिया थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। शहरीकरण में देखोगे तो आप पढ़ने लिखने वाले लोगों की संस्कृति है। और अब हम बात करने जा रहे हैं रंगमंच संस्कृति की। रंगमंच में क्या होगा, बड़े पैमाने पर नुक्कड़ नाटक होंगे और नाटक होंगे जिनमें झुककर दिखाया जाएगा या संदेहपद दृष्टि से दिखाया जाएगा और इसमें सारी महिलाएं ही होंगी, जिसकी वजह से समाज में ना अश्लीलता बहुत ज़्यादा होगी। सामाजिक भीड़ को आकर्षित करने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन आगे चलकर अधिकारी इस पर शिकंजा कसेंगे और महिला अभिनेताओं को बैन कर देंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर समाज का जो चित्र था वो विकृत होता जा रहा था, समाज में अश्लीलता बहुत ज़्यादा फैलती जा रही थी। तो आगे चलकर फिर इन नाटकों में पुरुषों को ही रखा जाने लगा ताकि समाज में जो अश्लीलता है उसको कम किया जाए। तो दृश्य कलाओं, चलायमान दुनिया के चित्रों का विकास बड़े पैमाने पर हुआ और ये तोकुगावा काल की सबसे बड़ी विशेषता रही। इसके अलावा यूकियो चेरी ब्लॉक के जो ब्लॉक हैं उसमें बड़े पैमाने पर नक्काशीदार वुड ब्लॉक प्रिंट किए गए थे। इससे पता चलता है कि चित्रकला यहाँ पर बहुरंगी थी, बड़े पैमाने पर जटिल चित्र भी बनाए जाते थे। तो ये था तोकुगावा काल के दौरान कल्चर। अब हम बात करते हैं क्या इसका विदेशी क्षेत्रों से विनिमय था, यानी कि विदेशी क्षेत्रों से आदान प्रदान होता था। तो देखो, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं जापान एक बंद अर्थव्यवस्था थी, यानी कि वो किसी भी क्षेत्र से अपना संपर्क स्थापित नहीं करती थी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जापान बंद अर्थव्यवस्था नहीं थी, जापान एक खुली अर्थव्यवस्था थी और ये 200 देशों से व्यापार करती थी। देखो, पहले जापान ना चीन के लोगों से व्यापार करता था, लेकिन जापान ये डरता था कहीं चीनी संस्कृति उस पर हावी ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं चीनी डर से उसने बचने के लिए पता क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कर दिया, ताकि ना बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो ही ना। क्योंकि जब भाई लोग व्यापार करने किसी देश में आते हैं तो अपने साथ साथ अपनी संस्कृति भी लेकर आते हैं और कमज़ोर लोगों पर आधिपत्य भी कर लेते हैं, जैसे ब्रिटिश ने हम पर किया। तो ऐसे में जापान लोगों ने कहीं ना कहीं बंद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा इसलिए दिया ताकि उनकी संस्कृति में कोई हस्तक्षेप ना हो। इसके अलावा वो चीनी नियंत्रण से भी डर रहे थे। लेकिन आगे चलकर इन्होंने खुली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे डच और पुर्तगालियों का यहाँ पर आगमन हुआ। तो डच और पुर्तगालियों को जब व्यापार की अनुमति दी गई होगी तभी तो इनके यहाँ पर अड्डे हमें दिखाई दिए हैं, तभी तो इनकी फैक्ट्रियाँ हमें यहाँ पर दिखाई दी हैं। तो जापान का विदेशी क्षेत्रों से भी संपर्क था, उसका चीन से भी संपर्क था, डचों से भी था, पुर्तगालियों से भी था। इसके अलावा जब आप जापान की मेडिकल साइंस देखोगे तो उस पर भी सीधा सीधा प्रभाव वेस्टर्न कंट्रीज़ का दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखी हैं जो कि मैं अब आपको समझा रहा हूँ। तो अंग्रेज़ी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रोनाल्ड टॉबी। इन्होंने बताया है कि जापान की जो तस्वीर है एक बंद देश नहीं थी, जबकि एक खुले देश के जैसी थी। इसकी सीमाएं खुली थी और कोई भी यहाँ पर आकर व्यापार कर सकता था। 1630 के दशक में आप देखोगे तो जापान में विद्वेषवाद शुरू हुआ, जापान के दूसरे क्षेत्रों से संपर्क हुआ और इन संपर्कों को हालांकि सीमित नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि वो व्यापार करना भी चाहते थे और नहीं भी करना चाहते थे। अगर नहीं करना चाहते थे वो इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो चीन के आधिपत्य में अधीन रहना नहीं चाहते थे, चीन के कब्जे में अधीन रहना नहीं चाहते थे। इसके साथ इसीलिए उन्होंने क्या करा, 17वीं शताब्दी में विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए। इसका एक कारण और भी था। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये ना चीन से डरे हुए थे, लेकिन दूसरा कारण ये था कि पता क्या है, ये चांदी के बदले में ना सामान खरीदते थे और ऐसे में ना इनके यहाँ चांदी की कमी हो गई और जापान में ना मुद्रा संकट की कमी हो गई। तो जब किसी देश में मुद्रा संकट की कमी हो जाती है तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को बंद कर देता है ताकि उसके यहाँ का जो सामान है वो बाहर ना जाए। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, यहाँ पर जो चांदी के खानों में चांदी की कमी हो गई, इनके पास भुगतान करने के लिए मुद्रा नहीं थी। इसी वजह से इन्होंने विदेशों से व्यापार बंद कर दिया और क्या करा, अपने यहाँ खुद व्यापार की शुरुआत करी। जापान के लोग ना पता है चीन से बड़े पैमाने पर रेशम लेते थे और क्या करते थे, उस रेशम के बदले में उन्हें चांदी देते थे। तो मुद्रा संकट जब उत्पन्न हुआ तो इन्होंने पता है क्या करा, खुद ही रेशम का उत्पादन शुरू किया। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी बढ़िया रेशम का उत्पादन जापान ने शुरू करा कि देखते ही देखते वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो प्रकार की रेशम होती थी उसका उत्पादन करने लगा और यूरोपीय देशों को बेचने भी लगा, जिसकी वजह से ना जापान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ गई। इसके अलावा जापान के क्षेत्र देशिमा में डच व्यापारिक अड्डा ये बताता है कि जापान के विदेशी क्षेत्रों से संपर्क थे।
डच व्यापारियों ने डेशिमा में एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पर नागासाकी में अपना व्यापार करना शुरू करा और यह व्यापार करने की जो इजाज़त है वो जापान के प्रशासन की वजह से प्रशासन ने दी थी। कुछ जापानी विद्वान जो डच लोगों के लिए दुभाषी बने, यानी कुछ जापानी लोग ऐसे थे जो डच लोगों के लिए ट्रांसलेटर बने, क्योंकि जब डच लोग आए थे उन्हें जापानी भाषा नहीं आती थी। तो ऐसे में वो लोग कैसे बातचीत करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, इसके लिए ट्रांसलेटर्स का उदय हुआ, जिन्होंने बड़े पैमाने पर डच भाषा का अध्ययन किया, जिससे पता चलता है कि डच लोगों के साथ भी इनके संबंध थे। डच विद्वानों को रंगाकुशा के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा वेस्टर्न जो मेडिकल थी, साइंस थी, मैथमेटिक्स थी, इन सब का बड़े पैमाने पर ट्रांसलेशन किया गया और जापान के छात्रों को शिक्षित करने के लिए इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। इन सभी से चीज़ों से ये पता चलता है कि जापान की वेस्टर्न से क्या थे संबंध थे। 1771 में डच विद्वान सुगीता गेनपाकू जो थे, इन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस चीज़ को पढ़ने के बाद तो जापान को ये पता चल गया कि चिकित्सा के लिए चीन के पास कुछ भी नहीं है। अगर हमें मेडिकल साइंस में कुछ सीखना है तो हमें वेस्टर्न कंट्रीज से सीखना होगा। और इस प्रकार से 18वीं सदी तक जाते 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 जापान का विद्वेषवाद जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बड़े पैमाने पर दूसरे क्षेत्रों से संपर्क होने लगे। लेकिन इसी के साथ साथ जापान में एक वर्ग ऐसा था जो विदेशवाद का विरोध भी कर रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस प्रकार से इन यूरोपियों ने भारत को उपनिवेश बना लिया है, कहीं वो जापान को उपनिवेश ना बना लें। इसीलिए ना जापान में एक बौद्धिक क्रांति होगी, बड़े पैमाने पर लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और राष्ट्रवाद की भावना होगी। और इसी वजह से कहीं ना तोकुगावा जो वंश है इसका पतन हो जाएगा और एक नए वंश का उदय होगा और वो होगा मेजी, जिसके बारे में हम तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो तोकुगावा का पतन क्यों हुआ आगे हम ये पढ़ने वाले हैं। तो तोकुगावा के अगर पतन की बात की जाए तो इसने जब अपने वंश की स्थापना करी थी तो उसमें जो इन्होंने रूल और रेगुलेशन बनाए थे वही रूल और रेगुलेशन इनके पतन के कारण बने। क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 में ये पढ़ा होगा कि तोकुगावा वंश की जब नींव रखी गई तो इसने बड़े पैमाने पर सम्राट की शक्तियों को क्या कर दिया, हीन धीन कर दिया और जो दाइमो थे उन पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसने ना इन दायमों पर जो कंट्रोल किया ये किसी अधिकारी की मदद से भी तो किया होगा, अकेले थोड़ी सब पे कंट्रोल कर लेगा। तो जो ये अधिकारी लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, जिन सबके लिए रूल और रेगुलेशन बनाए गए थे, यही अधिकारी आगे चलकर क्या हो गए, सत्तावान हो गए। इसके अलावा जो बड़े पैमाने पर जो जागीरें हैं ये जागीरें दान में दे दी गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे ना तोकुगावा परिवार पर अर्थव्यवस्था क्या हो गई, बोझिल हो गई। ये इकोनॉमी को ना संभाल नहीं पाए। ये सुधार तो करना चाहते थे लेकिन इन्हें सुधारों की श्रृंखला को करना आया नहीं। परिणामतः पता क्या हुआ, परिणामतः ये हुआ कि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे में कर्ज को दूर करने के लिए इन्होंने करों को लगाया, जिसकी वजह से महंगाई हो गई। महंगाई होने की वजह से किसानों ने विरोध कर दिया, मजदूरों ने विरोध कर दिया। सेना की मदद से इन विद्रोहों को दबाया तो गया, लेकिन विद्रोह की कड़ी आप ज़्यादा नहीं देर तक नहीं दबा सकते। उसी दौरान जापान में एक व्यक्ति था मेजी। इस मेजी ने ना क्रांतिकारी तरीके से जापान की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की बात करी। ऐसे में जापान में लोगों का जो विश्वास था वो मेजी पर चला गया। परिणामतः ये हुआ कि तोकुगावा साम्राज्य का पतन हो गया। तो तोकुगावा साम्राज्य का पतन कैसा हुआ, इसकी स्टोरी ये है। अब देखते हैं हमारी किताब क्या कह रही है। तो किताब भी ये कह रही है कि तोकुगावा सिस्टम का जो पतन है वो जो उसकी जड़ें हैं वो वहीं से है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि उन्होंने जो अपना एक ढांचा बना रखा था वो एक ऐसा ढांचा था जिसमें अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति मिल गई। इसके अलावा जो तोकुगावा अर्थव्यवस्था जो थी ये नगदी अर्थव्यवस्था थी। बड़े पैमाने पर नगरीकरण का उदय हो रहा था, बड़े पैमाने पर शहरों का उदय हो रहा था और छोटे छोटे जो शिल्पकारी उद्योग है ये बढ़ रहे थे। नई नई टेक्नोलॉजी थी ये बढ़ रही थी, जिसकी वजह से कृषि संकट पैदा हुआ। जब संपदा के नए नए स्रोत हुए तो अस्थिरता हुई। उसका रीज़न ये था कि तोकुगावा लोगों ने पता क्या कर रखा था, इन्होंने एक स्थिर कर रख रखा था। यानी कि आमदनी ज़्यादा हो चाहे कम हो फिक्स कर लेंगे। तो इसकी वजह से आमदनी तो ज़्यादा बढ़ती गई लेकिन इनके पास कर की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो ऐसे में जब कर नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर सरकारी लोगों का जो है जीवन यापन बड़ा बेकार हो गया। आपको पता है जो साधारण सैनिक थे उन्हें सामुराई कहा गया था और जो ये सामुराई थे इनके लिए वित्तीय समस्याएं खड़ी हो गई। इनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि अपना जीवन यापन कर सके, अपने घर परिवार का जीवन यापन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल 1830 में आप देखोगे तो एक जगह थी सत्सुमा, यहाँ पर 33 गुना कर्जा हो चुका था। 1840 तक एक जगह थी चौशु, 23 गुना तक इस पर भी कर्जा बढ़ चुका था, जिसका असर सामुराई लोगों पर पड़ा और साधारण लोगों पर पड़ा। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और डिमांड बिल्कुल भी हो नहीं रही थी, सप्लाई चेन रुक गई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बदल रही थी। 19वीं शताब्दी तक आते आते ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई नई आर्थिक गतिविधियां हो रही थीं। बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार हो गया था। बहुत सारे गांव कपास उगा रहे थे, तिलहन उगा रहे थे और दूसरे दूसरे क्षेत्रों में इन चीज़ों का निर्यात कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कृषि अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा संकट हो गया। शहरों में बड़े पैमाने पर कपड़े का उत्पादन किया जा रहा था और बर्तनों का उत्पादन किया जा रहा था।
हालांकि तोकुगावा वंश ने कुछ सुधार किए, लेकिन ये सुधार विफल रहे। जैसे कि बाकुफू ने इन समस्याओं से निपटने के लिए, आपको पता है बाकुफू क्या था? बाकुफू व्यवस्था किसने शुरू करी थी? तोकुगावा वंश ने, जिसके लिए आप चैप्टर इसके पार्ट 1 की वीडियो देख लो। इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, लेकिन ये सुधार सफल नहीं हो पाए। 1705 में अमीर और शक्तिशाली योद्धाओं जैसे सौदागारों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। इस संपत्ति को जब्त करने का कारण ये था ताकि धन की जो कमी है उसे पूरा किया जा सके। जितने भी अमीर अमीर सौदागर थे, अमीर अमीर व्यापारी थे, इनकी संपत्तियों को पर कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। 1720 तक जाते जाते तोकुगावा योशिमिनो ने प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन उस सुधार का भी कोई फायदा नहीं हुआ। धन वितरण को अलग अलग नुस्खे अपनाए गए, सौदागरों को लाइसेंस व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। आगे चलकर एक व्यक्ति था तामुना ओकिशुगु। इसने जो प्रयास किया ये एक अच्छा प्रयास था। इसने क्या करा, व्यापार को बढ़ावा दिया और उस पर नए नए कर लगाए, ताकि व्यापार जितना ज़्यादा विकसित होगा उससे उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा, जितना ज़्यादा टैक्स मिलेगा उतना ज़्यादा राज्य की आमदनी होगी, जितनी ज़्यादा राज्य की आमदनी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कर्ज कम होता जाएगा। हालांकि ये प्रयास आगे भी जारी रहे। आगे चलकर जो नया बना सैनिक प्रशासन वो था मत्सुदेरा सदानोबु। इसने भी वही कदम उठाए, लेकिन ये कदम तेज गति से प्रयास नहीं कर पाए। ये कदम उतनी तेज गति से इकोनॉमी को आगे नहीं ले जा पाए जितनी तेज गति से इकोनॉमी को ले जाना चाहिए था। परिणाम ये हुआ कि कृषि आंदोलन हुए और तोकुगावा काल क्या हो गया, ये हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में समा गया। तोकुगावा अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो प्रोटो औद्योगिकरण क्या था? तो देखो, तोकुगावा जो काल है वो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं इसने जापान को आधुनिक बनाया है। जापान के औद्योगिकरण की कहीं ना कहीं यहीं शुरुआत हुई है। तो देखो, प्रोटो औद्योगिकरण का मतलब यह है कि शुरुआती औद्योगिकरण कैसे हुआ जापान में। तो विद्वान ये कहते हैं कि सबसे पहले ना जापान में क्या हुआ, कुटीर उद्योग की स्थापना हुई। छोटे छोटे उद्योग लगाए गए जिनमें बड़े पैमाने पर ना हाथों से काम होता था और सामानों को ना दूर दराज के इलाकों में बेच दिया जाता था, जिससे बड़े पैमाने पर आमदनी होती थी। 18वीं शताब्दी में मध्य जापान में ऐसी चीज़ें होने लगी। हालांकि कुछ विद्वान इसके लिए विवाद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि एक बंदा है जिसका नाम है क्रेग विगान, इसने ये कहा है कि जापान में जो शिमोइना घाटी के लोग थे इन्होंने बड़े पैमाने पर वस्त्र, मजबूत लकड़ी का उत्पाद और कागज शिल्पों का उत्पादन शुरू किया था। कुछ लोग कहते हैं कि जो जापान में औद्योगिकरण है ये कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जहाँ पर उत्पादन होता था वहाँ पे इस प्रकार की फसलें उगाई जाती थी जो कि व्यापार में काम आए, और जिन क्षेत्रों में उर्वरकता नहीं थी, जिन क्षेत्रों में उत्पादन नहीं होता था, वहाँ पर मछलियों का व्यापार किया जाता था, जिसकी वजह से जापान में मत्स्य उद्योग बहुत ज़्यादा फला फूला। इसके अलावा जापान में अमीर जो व्यापारी थे ये श्रम को नियंत्रित करते थे। इसके अलावा शहरों का जो विकास होता है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो उत्पादन हुआ है, बड़े पैमाने पर जो मिलें लगी हैं, छापे खानों का जो आविष्कार हुआ है, इन सब ने कहीं ना कहीं जापान में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है। इतने नहीं, जो हाल ही में अध्ययन हुए हैं ये अध्ययन ये बताते हैं व्यापारियों ने कुए ए की यानी कि अपने देश की समृद्धि पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर बहुत सारे व्यापारिक अड्डे मिले हैं। अंडे, चीनी, कागज उत्पादन, बारूद का उत्पादन को समर्थन दिया गया है, और खुद तोकुगावा वंश के जो सम्राट थे इन सभी ने इन सब नीतियों का समर्थन किया है, जिसके परिणाम था नए नए कर लगाए गए और पुराने करों को हटा दिया गया। इस प्रकार से ये माना जाता है कि जापान में जो चीज़ें हैं वो भौतिक जीवन में बेहतर सुधार हुए हैं, घर पहले से बड़े बन गए हैं, लोगों के डेली रूटीन में चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, बेहतर खाना मिलने लगा लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो तोकुगावा काल में बहुत ज़्यादा फेमस रही। कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी थी वो प्राथमिक व्यवस्था से हटकर वो द्वितीयक व्यवस्था में चली गई थी, कृषि से हटकर व्यापारिक अर्थव्यवस्थाओं में चली गई थी, और बड़े पैमाने पर नगरीकरण का उदय हुआ था, जिसकी चर्चा हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में भी करी थी। और अच्छे से समझने के लिए उस पार्ट 1 को देख लेना, आप बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी बात जो भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बोझिल करने में होती है, वो थी अकाल। तो 1730, 1780 और 1830 में देखोगे आप तो जापान में 3 बड़े अकाल पड़ेंगे, सैकड़ों और हजारों लोगों की मृत्यु होगी, बड़े पैमाने पर मवेशी भी मारे जाएंगे। इससे पता चलता है कि किसानों का जीवन अनिश्चित था, कि वो किस प्रकार से प्रकृति की मार सबसे ज़्यादा झेलते थे, जिसकी वजह से समाज में स्तरीकरण हो गया, अमीर और गरीब के बीच की खाइयाँ और ज़्यादा बढ़ गईं। ऐसे में ग्रामीण अमीरों के खिलाफ क्या थे, निर्देशित हो गए। बड़े पैमाने पर इन गरीब किसानों ने अमीरों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया। बड़े पैमाने पर जब आप जापान का साहित्य पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे किसान विद्रोह हुए थे। नकदी व्यवस्था का धीरे धीरे विकास हुआ, परिणामतः सामाजिक संबंध और भी ज़्यादा बदल गए। पहले क्या होता था, पहले वस्तु विनिमय होता था, लेकिन जब नकदी व्यवस्था हुई, खाद्यान्न फसलों की जगह व्यापारिक फसलों को उगाया जाने लगा। देखो, 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, एक होती है खाद्यान्न फसल जैसे गेहूं, चावल,
और एक होती है नकदी फसल जैसे कपास, उससे क्या होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो नकदी व्यवस्था जैसे जैसे विकास होगी, सामाजिक संबंध बदलेंगे। सामाजिक संबंध किस प्रकार से बदलेंगे? अब सामाजिक संबंध व्यापारिक गतिविधियों की वजह से होंगे, और इसकी वजह से ना समाज में तनाव होगा। उसका रीजन ये है कि एक वर्ग तो उच्च वर्ग होता जाएगा, दूसरा निम्न वर्ग, समाज में द्वंद्व होंगे। इसके अलावा जो सामुराई थे, जो यहाँ के छोटे छोटे सैनिक थे, इनके भीतर भी विभाजन हो जाएगा। कुछ सामुराई तो विकसित हो जाएंगे और कुछ सामुराई बेचारे गरीब ही रह जाएंगे। व्यापारियों की भी कम्युनिटी एक जैसी नहीं थी, बल्कि हर एक व्यापारी अपने अपने हितों के हिसाब से क्या था, विभाजित था। इतने नहीं, व्यापारियों पर अंकुश लगाया गया, बड़े पैमाने पर उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया गया, जिसकी वजह से भी बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए। तो जब हम बात करते हैं कि जापान में विरोध क्यों हुए, तो उसका सबसे बड़ा पहला कारण था अकाल, जिसकी वजह से किसानों ने विरोध किए। दूसरा, सामाजिक विभाजन इतना ज़्यादा था, अमीर और गरीब की खाइयाँ इतनी ज़्यादा थी, कुछ ही वर्ग जो थे मजबूत थे, इस वजह से भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। सामुराई जो लोग थे, इन सामुराइयों ने, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उच्च हो गए और बहुत सारे निम्न रह गए। ऐसे में इनका जीवन जो है वो वंचनाओं का शिकार हो गया। परिणामतः इन लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। किसान वर्ग की बात करेंगे तो किसान वर्ग पर तोकुगावा शासन के समय सबसे ज़्यादा सख्ती लागू की जाएगी। इनके विद्रोह को बड़े पैमाने पर कुचल दिया जाएगा। इवन आगे चलकर ऐसे रूल बनाए जाएंगे कि ये जो किसान है ये हथियार भी नहीं रख सकते, अब हथियार सिर्फ सामुराई ही रख सकते हैं। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि बड़े पैमाने पर गृह युद्ध में बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती थी, क्योंकि पहले सभी को तलवार रखने का अधिकार था, लेकिन आगे चलकर ये रूल बनाया गया कि केवल सामुराई ही तलवार रख सकते हैं। उसका रीज़न यही था ताकि इन विद्रोह को शांत किया जा सके। 1780 से लेकर 1830 में जो बड़े पैमाने पर अकाल पड़े हैं, इनकी वजह से बड़े पैमाने पर मूल्य वृद्धि हुई थी, और इन मूल्य वृद्धि की होने की वजह से ही किसानों ने विरोध किया था। तो देखा जाए तो इस विरोध का कारण सबसे ज़्यादा ये अकाल ही था भाई, ठीक है। ऐसा अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। ये बताते हैं कि 1790 के आसपास 6% से भी ज़्यादा लोगों ने क्या करा, विरोध किया है। अब हम बात कर रहे हैं बदलते बौद्धिक परिवेश की, यानी कि जापान में कौन सी बौद्धिक क्रांतियां हुई, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से बड़े बड़े दार्शनिक आए या फिर कौन कौन से बड़े बड़े विचारक आए, जिन्होंने जापान को एक विकसित देश बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। या फिर हम ये कह सकते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से जापान में तोकुगावा काल का अंत हुआ और मेजी पुनर्स्थापना हुई। तो देखो, आधुनिक प्रभावशाली विचारकों की जब आप बात करोगे तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा नेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग। नेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग की बात करोगे तो ये आज भी जापान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके प्रतिनिधियों में जो सबसे बड़ा प्रतिनिधि था, उसका नाम था मोतोरी नोरिनागा। इन्होंने इस स्कूल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कोज़िकी ग्रंथ का अध्ययन किया है, जो जापान की द्वीप उत्पत्ति के बारे में बताता है। देखो, जो ये लोग थे, ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने जापान के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया है, जापान के लोगों में देशभक्ति की भावना का विकास किया है, जापान के लोगों को ये सिखाया कि किस प्रकार से यूरोपीय जो शक्तियां हैं वो छोटे छोटे देशों को गुलाम बना रही है और जापान को इनसे कैसे बचना है, यानी कि जापान को अंतर्राष्ट्रीयकरण से कैसे बचना है, किसी बाहरी शक्ति को अपने यहाँ कंट्रोल नहीं करने देना है, जापान के लोगों में कूट कूट कर भाषा और संस्कृति भर देनी है। इसके लिए इन लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे कि कोज़िकी ग्रंथ में ये बताया गया कि जापानी द्वीपों का जो निर्माण है वो सूर्य देवी या फिर देवताओं द्वारा किया गया है, और जो सूर्य देवी के पुत्र हैं वही जापान में क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो ऐसे में प्रजा को शासन की बात माननी चाहिए। तो ऐसी दिव्यता का भी बढ़ावा दिया है, और इस दिव्यता को बढ़ावा कौन दे रहा है? इस दिव्यता को बढ़ावा दे रहा है नेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग। इसी प्रकार से पुस्तकों और नाटकों का समय समय पर ट्रांसलेशन किया गया, बड़े पैमाने पर अनुवाद किया गया, जिन्हें औपनिवेशिक खतरों को बड़े पैमाने पर जापानी लोगों के सामने लाया गया है। जापानी स्कूलों में, जापानी कॉलेजों में बच्चों को सिखाया गया किस प्रकार से उपनिवेशवाद का खतरा हो सकता है, और यही वजह थी जिसकी वजह से जापान किसी का गुलाम नहीं बना। एक व्यक्ति था वेई युआन, ये एक प्रभावशाली चीनी विद्वान था। इसकी पुस्तक को ट्रांसलेशन करके बड़े पैमाने पर जापान में पढ़ाया गया है। राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ कुछ लोग हालांकि आलोचना करते थे, लेकिन इन आलोचनाओं को दबा दिया गया। शाही संस्था के प्रति लोगों को वफादार रहने के आदर्श सिखाए गए कि हर एक व्यक्ति राज्य में विद्रोह ना करे, हर एक व्यक्ति प्रशासन में अपना योगदान दे, हर एक व्यक्ति राजा की आज्ञा माने। इसलिए राजा को देवता के समतुल्य बताया गया है। ऐसे में बड़े पैमाने पर और भी बहुत सारी बौद्धिक धाराएं आई हैं, जैसे कि एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ ग्रेट जापान। इस किताब में ये बताया गया है कि जापान की जो इतिहास है वो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा समृद्ध रहा है, और ऐसे में जो उसकी जो परंपराएं हैं, उसका जो प्राचीन इतिहास है वो गर्व करने लायक है। क्योंकि किसी भी देश के लोगों में सबसे पहले जब आप गर्व की भावना भरते हो, तभी उस देश के लोग अपने उस देश के लिए जान देने की क्या करते हैं, बातें करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने हालांकि आलोचनाएं भी करी हैं, तोकुगावा शासन की आलोचनाएं करी हैं। जैसे कि एक व्यक्ति थे एंडो शोइकी, इसने बड़े पैमाने पर आलोचना करी है। ये एक क्या थे, चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे।
इन्होंने कहा कि तोकुगावा जो परिवार है ये बीमार लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं देखो, एक तरफ तो एक वर्ग ऐसा है जो जापान के लोगों में देशभक्ति की भावना का क्या कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है। वो ये कह रहा है कि किसी प्रकार से आपके राजा के प्रति निष्ठा कम नहीं होनी चाहिए। जबकि दूसरा वर्ग ऐसा जो पढ़े लिखे लोगों का है, वो ये कह रहा है नहीं, जो चीज़ें गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। जैसा कि आवाज़ उठाई किसने, एंडो शोइकी ने, जो कि क्या थे, एक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि बीमार लोगों की जरूरतों के बारे में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्रशासन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जिससे समाज की चीज़ें आगे बढ़ पाएं। एंडो शोइकी ने यह भी लिखा है कि सभी जन एक व्यक्ति हैं और इन सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए। शोइकी की प्रमुख उत्तरजीविता यानी कि इसकी एक किताब है जिसका नाम है द वे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेल्फ एक्टिंग ट्रूथ। इस किताब में बताया गया है कि वास्तव में रियलिटी क्या होनी चाहिए। इसने कहा कि लोगों को ना गुलामी में रखा जा रहा है, तो इन लोगों को ना विरोध करना चाहिए, वर्चस्व के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इसने ये भी बताया कि सोने चांदी के माध्यम से ना विनिमय नहीं करना चाहिए, वरना हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, डामाडोल हो जाएगी। शोइकी के लेखन को 1899 में खोजा गया है और ये आधुनिक विद्वानों के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है, जिसने तोकुगावा व्यवस्था की आलोचना के बारे में सोचने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया था। एक और विचारक था जो कि सामुराई वर्ग का आलोचक था। इसने सामुराई वर्ग की आलोचना करी है और इसने व्यापारिक वर्ग के महत्व पर जोर दिया है। इस व्यक्ति का नाम था इशिदा बेगान। तो जो इशिदा बेगान था, इन्होंने सामुराई वर्ग की आलोचना करी और व्यापारिक वर्ग को बढ़ावा दिया है। इन्होंने ये कहा कि जो व्यापारिक वर्ग है ये कहीं ना कहीं बौद्धिक चीज़ों को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों को एक्टिव होने की मदद देता है। क्योंकि जब लोग अपने आप को संपत्ति अर्जित करने के योग्य बनाते हैं तो वो उस देश के विकास में योगदान देते हैं। इसने एक नारा दिया, हृदय से सीखो, दिल से सीखो, जब आप सीखोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। इसने ये सिखाया कि अपनी सोच को ब्रह्मांड के साथ जोड़ लो, क्योंकि आपकी सोच में ही सब कुछ है। ये लोगों को क्रिएटिव बनाना चाहता था। उसने शिक्षाओं का विकास और प्रचार प्रसार किया। उसने लोगों से क्या करा, वार्तालाप को बढ़ावा दिया, ताकि अभिजात्य वर्ग नहीं बल्कि बौद्धिक वर्ग की उत्पत्ति हो। उसने ये एक सन 1800 में 200 स्कूलों की स्थापना करी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं और बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षण कार्यक्रम शुरुआत की गई, ताकि लोगों में बौद्धिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। कुछ विचारक ऐसे थे जिन्होंने किसान विद्रोह की समस्याओं पर लिखा है, ग्रामीण संकट पर लिखा है, और ये बात लिखी है कि गरीबी को कैसे कम किया जा सके। और इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है वो नाम है निनोमिया सोनतोकू। तो निनोमिया सोनतोकू की बात की जाए तो ये एक समृद्ध कृषक परिवार से थे। इन्होंने ये कहा कि भैया कि जापान में गरीबी को कैसे दूर कर सकते हो। इन्होंने अनेक सुधारों की एक श्रृंखला दी है। इन्होंने तर्क दिया है कि मेहनत करके गरीब किसान किस प्रकार से अपनी तकदीर बदल सकता है और अमीर बन सकता है। इसके अलावा कुछ लोग वेस्टर्न फिलॉसफी के संपर्क थे। तो वेस्टर्न फिलॉसफी के संपर्क में आने से जापान में एक नए प्रकार के ज्ञान को बढ़ावा मिला। बड़े पैमाने पर मेडिकल साइंस को बढ़ावा दिया गया। नई नई चुनौतियों से कैसे निपटना है, इसके लिए क्या नीति अपनाई जाए, इस चीज़ को बड़े पैमाने पर वेस्टर्न फिलॉसफी से इन लोगों ने सीखा है। जैसे कि 1857 में एक इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बारबेरियन बुक्स। इसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने पढ़ाया और इसमें यह बात की कि किस प्रकार से जापान में नए नए सुधार लागू किए जाएं। पश्चिम की चुनौती का सामना करने के लिए एक बहुत प्रभावशाली विचारक थे जिनका नाम था आइजावा शिशियाई। इन्होंने ना न्यू थीसिस लिखी है, जिसमें इन्होंने बताया कि किस प्रकार से रूसी आगे बढ़ रहे हैं और रूसी लोगों से बचने के लिए आपको किस प्रकार से अपने क्षेत्र को फिर से पुनर्जीवित करना होगा, अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाना होगा, पश्चिम के खतरों से कैसे निपटना होगा, क्रिश्चियनिटी से कैसे अपने आप को बचाना होगा, जापान को अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कैसे करना होगा, सारी सारी जो आदिकालीन ऊर्जाएं हैं उसकी उत्पत्ति कैसे शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा कि सूर्य देव से चीज़ों को सीखो कि किस प्रकार से सूर्य ने हमारी दिव्य भूमि की रक्षा करी है, हमारी दिव्य भूमि की स्थापना करी है। इसने जापान को प्राचीन संस्कृति के गर्व को आगे बढ़ाने की भी बात करी है। किसने, ये व्यक्ति है आइजावा। ठीक है भाई। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम और भी आता है जब हम जापान में बौद्धिक क्रांति और फिलॉसफी को पढ़ते हैं, जिनका नाम है सुकुमा शोजन। ये बहुत प्रभावशाली विद्वान थे। इन्होंने तोपखाने और पश्चिमी विषयों का अध्ययन किया है। इन्होंने पूर्वी नैतिकता और पश्चिमी ज्ञान का नारा गढ़ा है। ये लोगों को नए ज्ञान के कुछ क्षेत्रों को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं और कुछ क्षेत्रों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। चेचक के टीके से निपटने के लिए जो टीकाकरण अभियान था, उस अभियान को भी इन्होंने बढ़ावा दिया है कि उन्होंने सुकुमा शोजन ने। तो 18वीं शताब्दी में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बड़े पैमाने पर बौद्धिक क्रांतियों का नेतृत्व किया और जापान को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तोकुगावा के तहत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में बताइए। क्या तोकुगावा अर्थव्यवस्था प्रोटो औद्योगिकरण थी, या तोकुगावा शासन के अंत में बौद्धिक वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे थे वो कौन से थे? तो इन सबके नाम लिखकर आप बताओगे। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ गई हों।
कुछ चीज़ें देखो यहाँ पर जो है नाम टफ है, इसी वजह से चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं, लेकिन आप एक बार दो बार सुनोगे और सामने किताब आपके रखी रहेगी तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ वकैब्स भी हैं। जैसे मैंने बताया था आपको बाकुफी क्या है, तो ये एक सैन्य कमांडर वाली प्रणाली है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी होगी। बाकुहान क्या है, ये दाइमो के अधिकार क्षेत्र में जो शक्तियों का विभाजन था वो है। दाइमो कौन थे, ये बड़े बड़े भूस्वामी थे। और हिनिन कौन थे, जो समाज में बहिष्कृत समूह थे, उन्हें हिनिन कहा जाता था। तो आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।